हेलो एवरीवन। ये हमारी आईआईटी जेई मेंस का जो टॉपिक होता है मैट्रिक्स एंड कॉन्टिन्यूड या मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, जो हमारा टॉपिक होता है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, ठीक है, क्लास 12th का, उसका फर्स्ट पार्ट है। इसके अंदर हम वो डिस्कस करेंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे जो प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ठीक है, और कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं मैट्रिक्स की जो कि हमारे 12th क्लास के रेगुलर सिलेबस में मेंशन नहीं होती। देखिए, मैं यहाँ पे इस वीडियो में बेसिक्स डिस्कस नहीं करूँगा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के, मैट्रिक्स के, क्योंकि वो मैं अभी आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूँगा। उसमें हमारे पास 5 पार्ट है मैट्रिक्स के और लगभग 12-13 पार्ट्स हैं डिटर्मिनेंट के, ठीक है। तो जिसको बेसिक्स क्लियर नहीं है एनसीईआरटी के, तो पहले वो बेसिक्स क्लियर वहाँ से करेंगे उन वीडियो को देख के, उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगी, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। काफ़ी बार स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लेता है हमसे। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में क्या होता है, ए इंटू ए ट्रांसपोज। अगर ए की मल्टीप्लाई उसके ट्रांसपोज से करते हो तो वो क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। या फिर ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई ए से करो और उसका रिजल्ट आइडेंटिटी आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, राइट। ऑर्थोगोनल के बाद आता है आइडेम्पोनेंट मैट्रिक्स। अब आइडेम्पोनेंट मैट्रिक्स के बारे में भी क्या करना है, अगर मान लो आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और अगर आप उसका स्क्वायर कर देते हो, उस मैट्रिक्स का आपने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, और स्क्वायर करने के बाद कोई भी इफेक्ट नहीं आया, मतलब वो ए स्क्वायर हमारा वापस से ए बन गया, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आइडेम्पोनेंट मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? तो कुछ डेफिनेशंस हैं, आपको इनकी याद क्लियर करनी होंगी, याद हो जाएंगे आपको। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अगर ए और ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई आई आ जाता है तो हमारा ऑर्थोगोनल, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ जाता है तो आइडेम्पोनेंट। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, अगर ए का स्क्वायर करने पे आई बन जाए तो इनवॉल्यूटरी, ए का स्क्वायर करने पे ए बन जाए तो आइडेम्पोनेंट, ए का स्क्वायर कर आई आ जाए तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हो जाता है, ठीक है। एक होता है निलपोनेंट, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, निलपोनेंट मैट्रिक्स क्या होता है। तो निलपोनेंट मैट्रिक्स होता है अगर ए की पावर आप कुछ भी कर दो, देखो ये तीनों क्वेश्चन सेम है, 1 2 3, ये तीनों पार्ट हमारे लगभग सेम है। कैसे, ए स्क्वायर ए आ जाए आइडेम्पोनेंट, ए स्क्वायर आई आ जाए इनवॉल्यूटरी, ठीक है। ए स्क्वायर ए की पावर अगर आप कुछ भी करते हैं, पावर 2 3 4 5, अगर वो 0 बन जाए, मतलब नेचुरल नंबर से हो, ठीक है, अगर वो क्या बन जाए, 0 बन जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास बच्चों 3 टाइप थी मैट्रिक्स के, स्पेशल टाइप्स थी ये, ठीक है, वो हमने कवर कर ली हैं। उसके लिए ज़रूरी होना चाहिए कि हमारा ए क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अब मैं आपको 3 क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कि हमारे एडवांस में और मेंस में क्वेश्चन ये आए हुए हैं। तीनों ही क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, इन्हीं के बेसिक से फिर आप इनके जैसे और भी क्वेश्चन आप कवर कर सकते हो। देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी, इसकी स्टेटमेंट आप यहाँ से रीड कर लें। ए इज 3/3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। अगर सिंगुलर होता तो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो कुछ चीज़ें यहाँ से और क्लियर हो जाएंगी आपकी। ये स्टेटमेंट गिवन है ए इंटू ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इंटू ए, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। और हमारे पास ये एक मैट्रिक्स बी गिवन है, इसकी वैल्यू है ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज। आपको ये फाइंड करना है, देन बी इंटू बी ट्रांसपोज। देखो, मैं इस यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है आपको ये फाइंड आउट करना है बी इंटू बी ट्रांसपोज, ये फाइंड करना है बी इंटू बी ट्रांसपोज, क्लियर। अच्छा, b की वैल्यू कितनी है, ये रही, b की वैल्यू है a इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज, ये b की वैल्यू है। यहाँ भी b की वैल्यू पुट कर दो, a इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज और उसकी ट्रांसपोज। एक बात ध्यान रखना, a इंटू बी का ट्रांसपोज पता है क्या होता है, b ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, a इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ये जो ट्रांसपोज, इसको अलग अलग कर दूंगा तो ये पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा a ट्रांसपोज और इनटू में ए इनवर्स का ट्रांसपोज। देखो, ए इंटू बी का ट्रांसपोज, बी पहले और ए बाद में, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये बी पहले हो जाएगा और ए बाद में। और एक रिजल्ट और था हमारे पास, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या बन जाता है, ए बन जाता है, ठीक है। तो ट्रांसपोज का या तो डैश लगा लो या ट्रांसपोज का टी लिख लो, ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, ए, और ये हो जाएगा ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखिए, ये ए इनवर्स है, ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए इंटू ए ट्रांसपोज कर दो, ए इंटू ए, ठीक है। और यहाँ पे है ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ओके। ये दोनों क्या बन जाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जानते हो आप ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है बच्चों, आइडेंटिटी होता है। ये कितना है, ए ट्रांसपोज, ये है हमारे पास ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ दोनों पे ट्रांसपोज लगा हुआ है। अगर मैं ये कहूँ ए इंटू
ए इनवर्स इंटू ए का ट्रांसपोज। अगर मैं इसको ओपन करने के लिए कहूँ तो ए पहले आ जाएगा और इनवर्स बाद में आ जाएगा। ये तो बताया था आपको कि ट्रांसपोज पीछे वाले को पहले कर देता है, पहले वाले को बाद में कर देता है। तो देखो ये स्टेटमेंट यहाँ से मैच करो एक बार, ठीक है। तो आई जब मैं होल ट्रांसपोज करता हूँ, जब मैं होल ट्रांसपोज करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए और ये ट्रांसपोज बन जाएगा। ये पहले हो जाएगा, ये बाद में हो जाएगा। आइडेंटिटी ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी का ट्रांसपोज क्या होता है, आइडेंटिटी रहेगा। और आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमारे पास था फर्स्ट क्वेश्चन का, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी हो जाएगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन स्टेटमेंट के यूज से कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आसान था। 2014 में IIT एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 2014 का है IIT एडवांस का क्वेश्चन। कुछ मुश्किल नहीं था, इजी क्वेश्चन था, बस बेसिक्स आपके क्लियर होनी चाहिए जो हमने प्रॉपर्टीज़ कवर की हुई है। तो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है, ए इज़ 3/4 ऑर्डर मैट्रिक्स। ए हमारे पास क्या है, 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये रहा, ठीक है। एंड बी इज़ ए मैट्रिक्स सच दैट। अब देखो बी का डिफाइन नहीं है कि उसका ऑर्डर क्या है, क्या है ये डिफाइन है, ए ट्रांसपोज बी एंड बी ट्रांसपोज ए बोथ आर डिफाइन। ये दोनों डिफाइन है। मतलब देखो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थी ना, आपसे ये कहा था जैसे ए इंटू बी है, हमने भी पहले भी कवर किया था, m/n और ये है p/q, ठीक है। तो अगर ये डिफाइन है मल्टीप्लिकेशन इन दोनों की, तो ये दोनों सेम होने चाहिए, जो रिजल्ट आएगा वो इसका बन के आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है कि ए का मैट्रिक, ए का वो है हमारे पास 3/4 है, जो ए है वो मेरे पास कितना है 3/4। तो ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 4/3। ट्रांसपोज करने पे रो कॉलम में चेंज हो जाता है। फिर कह रहे हैं बी ए ट्रांसपोज बी, ए ट्रांसपोज बी और बी ए ट्रांसपोज, ये दोनों डिफाइन है। आपको बी निकालना है कि बी का ऑर्डर क्या हो सकता है, ठीक है। देखो ए ट्रांसपोज, ए का ऑर्डर कितना है, ए ट्रांसपोज का 4/3 और बी का ऑर्डर है m/n, ठीक है। ये डिफाइन है, डिफाइन का मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए तभी तो डिफाइन होगा। और डिफाइन इन्होंने दिया हुआ है कि डिफाइन है, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, m = 3 आ गया। b इंटू ए ट्रांसपोज, अब b का ऑर्डर m/n है, मुझे नहीं पता, और लेकिन एक ट्रांसपोज का ऑर्डर पता है 4/3। तो ये दोनों डिफाइन है, बी ए ट्रांसपोज भी डिफाइन, डिफाइन मतलब इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 4, तो n कितना आ जाएगा 4, और ए बी कितना लिया था हमने m/n, तो m कितना है 3, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 3/4, ठीक है। तो ऐसे हम कवर कर सकते हैं। तो 3/4 हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका बी का हमारा ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम कवर कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, ए बी = ए और बी ए = बी, देन बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। आपने 4 ऑप्शन की बनाई। देखो मैं इसकी स्टेटमेंट दिखा हूँ, यहाँ पे ए बी = ए है, यहाँ पे दिया हुआ है ए बी = ए और बी ए = बी, ये दिया हुआ है बी ए = बी। आपको बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है। देखो मैं इसको पोस्ट मल्टीप्लाई करता हूँ, पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब बाद में पीछे की तरफ। तो बी ए बी = इसको भी लगा दो, यहाँ भी लगा दो, ये हो जाएगा बी स्क्वायर। जब बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर हो जाएगा। बी ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, ए = बी स्क्वायर, और बी ए की वैल्यू कितनी है, बी, तो बी = बी स्क्वायर। मतलब मैंने इन दोनों स्टेटमेंट का यूज़ किया है सिर्फ। बी ए = बी था, मैंने क्या किया, दोनों तरफ बाद में क्या लगा दिया, पोस्ट मल्टीप्लाई किससे कर दिया, बी से कर दिया। तो ये बी ए बी हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया। ए बी की वैल्यू कितनी है, ऊपर से ए आ गई, बी ए की वैल्यू कितनी है, बी आ गई, तो बी स्क्वायर = बी हो गया। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों, बी स्क्वायर = बी हो गया। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन है। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ, वो कवर करते हैं। तो बच्चों अब हम लेते हैं 4th क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कवर करना है। AIJ इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर। इवन ऑर्डर का मतलब क्या हो जाएगा कि इवन ऑर्डर का मतलब है बच्चों 2/2 या 4/4, ठीक है। और ऑड ऑर्डर का मतलब क्या हो जाएगा 3/3, राइट। ये कह रहा है AIJ = I² - J²। अब मेरे पास AIJ मेंशन है I² - J²। अगर मैं ये करूँ AIJ = I² - J², अगर मैं AJI करूँ तो क्या हो जाएगा J² - I², ठीक है। ये बात क्लियर है आपकी। अब देखो AIJ = माइनस ऑफ AJI, मैं लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि यहाँ से माइनस को मैं ले लूँगा तो क्या हो जाएगा I² - J², ये AIJ बन जाएगा।
तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, अगर ए आई जे की वैल्यू ए जे आई के इक्वल आ जाती है तो ये मेरा क्या हो जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक बात ध्यान रखना, ए आई जे अगर माइनस ऑफ ए जे आई आ जाता है तो हमारा क्या बन जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ठीक है, इसको भूल मत जाना, याद रखना। अब जो 4 स्टेटमेंट है इसको देखते हैं हम, ठीक है, और उसके साथ साथ हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट वाले रूल को भी यूज़ करेंगे। ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये पॉसिबल नहीं है। ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे पहले ही कट हो चुके हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिक के बारे में बात कर रहा है और हमारा रिजल्ट क्या आया, स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में। अब मैं आपको स्क्यू सिमेट्रिक के देखो 2 एग्जाम्पल लेके कवर करता हूँ, फिर आपको चीज़ समझ में आएगी कि इसका आंसर कैसे करेक्ट होगा। तो देखो बच्चों, अब मैं आपको ना ये रिजल्ट थोड़ा सा समझा देता हूँ विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जाम्पल्स। देखो ये मेरे पास 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। ये मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, बस हाँ ये आप खुद चेक कर लेना कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे हैं। तो इसका रिजल्ट ये बनता है, मैं इनका डिटरमिनेंट निकालता हूँ। जब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक बात ध्यान रखेंगे कि डायगोनल एलिमेंट्स, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 होते हैं। ये एक थ्योरम भी है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना, यानी कि जब भी आप कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हैं 2x2 ऑर्डर का, तो एक रिजल्ट उसके साथ बन जाता है कि उसका डिटरमिनेंट 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हमेशा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट के मैट्रिक्स का जो है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, नंबर 1। नंबर 2, सेकंड बात क्या है, सेकंड बात ये कि जब हम 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कवर करते हैं, कि कौन सा 3x3 ऑर्डर का, तो इसका डिटरमिनेंट निकालो तो ये हो जाएगा 0, यहाँ से हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा प्लस का 9, फिर माइनस का 1, यहाँ से ये हट जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस का 6 और माइनस 2, यहाँ से आ जाएगा प्लस का 3। तो जब इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस का 6 और ये माइनस का 6 और 0। तो यहाँ से एक रिजल्ट, मैंने आपको एग्जांपल समझाई, पूरा का पूरा स्टेटमेंट को भी आप याद रख सकते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो 3x3 ऑर्डर का होता है उसका डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आता है, हमेशा 0 आता है। ये 2 स्टेटमेंट आप याद रखेंगे, क्या कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है, जो इवन हमारे पास जो इवन ऑर्डर होते हैं उनका जो रिजल्ट होता है डिटरमिनेंट वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है। परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ये 0 हो जाएगा भाई, ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा, ये सेम होंगे, 2 2 4 बन जाएगा, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा और ये यानी कि इसका स्क्वायर हमारे पास पॉसिबल होगा। और 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है। अब हम हमारे आंसर पे आते हैं। हमारा जो फर्स्ट आंसर कह रहा है ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 कब होता है बच्चों, जब यहाँ पे ऑड ऑर्डर होता। कौन सा होता, ऑड ऑर्डर। लेकिन हमारा रिजल्ट क्या मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 0। इवन ऑर्डर है तो डिटरमिनेंट क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर आएगा, राइट आंसर होगा। क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में ये मेंशन किया हुआ है, इफ़ कोस 2π/7 माइनस साइन 2π/7 साइन 2π/7 और कोस 2π/7 1 0 0 1, तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये 1 0 0 1 के इक्वल आना चाहिए, ये रिजल्ट कह रहा है। तो अब देखो मैं इसकी मल्टीप्लाई, इसको मैं एक मैट्रिक्स ए मान लेता हूँ, लेट मैट्रिक्स ए, और मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ मैं ए स्क्वायर, क्योंकि हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है 3 4 6 7। तो मैं इस मैट्रिक्स का स्क्वायर फाइंड आउट करता हूँ, उसकी हेल्प से इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ए स्क्वायर क्या आएगा, देखो मैं मैट्रिक्स ए लिख लेता हूँ, उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या बनेगा। तो मैट्रिक्स ए लिया मैंने, ये हो जाएगा कोस 2/7 माइनस साइन 2π/7 साइन 2π/7 कोस 2π/7, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई मैं इसी से करता हूँ, कोस 2π/7 माइनस साइन 2π/7 साइन 2π/7 और कोस 2π/7, ठीक है। यानी ए स्क्वायर निकाल रहा हूँ मैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, कोस को कोस से करेंगे हो जाएगा कोस स्क्वायर 2π/7। इसको इसे करूँगा माइनस साइन स्क्वायर
2π/7 कोस को साइन से करूँगा माइनस का साइन 2π/7 कोस 2π/7, इसको ऐसे करूँगा फिर माइनस, ये भी माइनस का आ जाएगा, माइनस का साइन 2π/7 और कोस 2π/7, ठीक है। और सेम जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो साइन और कोस ये भी वही बनेगा। मल्टीप्लाई आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये मल्टीप्लाई बच्चों अच्छे से आती होंगी। तो हो जाएगा हमारे पास, जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी इससे की, फिर इसकी इससे करेंगे, तो हो जाएगा कोस 2π/7 और साइन 2π/7। और सेम ये रिजल्ट यहाँ पे आएगा जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो हो जाएगा माइनस का साइन 2π/7 साइन स्क्वायर और प्लस का कोस स्क्वायर 2π/7, ठीक है। ये रिजल्ट बन गया। एक आइडेंटिटी थी कोस 2a, वो होती थी कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a क्या होती थी, कोस 2a। तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, कोस 2a बन जाएगी 2 × a कितना है 2π/7। ये क्या बन जाएगी, ये हमारे पास है, देखो ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रिजल्ट बनेगा माइनस का 2 साइन 2π/7 कोस 2π/7। देखो दोनों रिजल्ट एक जैसे हैं, साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 साइन ए कोस ए। एक रिजल्ट था हमारे पास 2 साइन ए कोस ए, ये क्या होता था साइन 2a, ठीक है। थोड़ा सा स्पीडली कराऊंगा क्योंकि ये चीज़ें हम अंडरस्टूड लेके चलते हैं कि ये आपको क्लियर होंगी 11th क्लास की चीज़ें। तो ये जाएगा माइनस का 2 साइन 2 × a कितना है 2π/7, ठीक है। या साइन 2a, 2 नहीं आएगा, साइन 2a आएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा साइन 2a × 2π/7 और यहाँ पे आएगा कोस 2 × 2π/7, ठीक है। जब देखो यानी हमने a स्क्वायर किया, तो a स्क्वायर करने पे हमने क्या पैटर्न मिला कि जो स्क्वायर किया तो एंगल में 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। क्यूब करेंगे तो एंगल में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 करेंगे तो एंगल में 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई। अब मेरे पास 4 ऑप्शन गिवन है और मेरा ऑप्शन है 3, 4, 6, 7। तो अब मैं देखो 7 वाला ऑप्शन क्यों लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ पे 7 रखूँगा, जब मैं 7 पुट करूँगा इस रिजल्ट में, जब हम ये तो निकाल चुके, ये तो ले चुके कि यहाँ पे क्या बनेगा, अगर मान लो मैं लिखता हूँ इसको 7 करता हूँ a⁻7, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास कोस 7 × 2π/7 माइनस 7 × 2π/7 साइन 7 × 2π/7 और कोस 7 × 2π/7, ठीक है। 7 7 7 7 ये कैंसिल हो जाएगा जब हम a⁻7 कर रहे हैं। कोस 2π की वैल्यू कितनी होती है, होता है कोस 360। क्या होता है बच्चों, कोस 360। और कोस 360 क्या होता है, कोस 180 + 180 और 180 या फिर 270 कर लो, कोस 270 और देखो कोस 360 यहाँ पे होता है, तो जो कोस 0 होता है वही 360 होगा। कोस 0 कितना होता है 1, तो कोस 360 कितना हो जाएगा 1, ये कितना बन जाएगा मेरे पास 1। साइन 0 ये 0 हो जाएगा 0 1, यानी कि जब मैंने पावर 7 की, जब मैंने पावर कितनी की 7, तो मुझे 1 0 0 1, क्योंकि यहाँ जब मैं 3 पुट करूँगा यहाँ पे तो 6π/7 ये रिजल्ट नहीं बनेगा, 4 करूँगा तो हो जाएगा 8π/7 तो भी रिजल्ट नहीं बनेगा। तो इन चारों में से मुझे वो वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे जो मुझे रिजल्ट क्या बना के देगी 1 0 0 1, जो मुझे ये रिजल्ट बना के दे, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। अब अगर आपको इस तरह वैल्यू पता लगे, सबसे लीस्ट मतलब छोटी से छोटी वैल्यू, इससे छोटी जगह मैंने मैक्सिमम पुट की इन चारों में से, तो ये सब छोटी वैल्यू, अगर इनमें से कोई और भी आंसर हुआ, लीस्ट मतलब हाँ कम से कम वैल्यू, ठीक है, आप इनको ट्राई, अगर इनमें से कोई और वैल्यू हुई फिर हमारी वो काउंट कंसिडर की जाएगी, ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो 3 × 6 6π/7 1 नहीं होता, ये हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कवर कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोले देखो बच्चों हमारे पास ए क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। देखो A = I 0 0 आयोटा, आई डी है आयोटा है सॉरी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स की एक स्टेटमेंट होती है बच्चों क्या, कि अगर ए डायगोनल मैट्रिक्स है तो a⁻n होगा ना, वो भी मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा, तो वो इसकी पावर बन जाएगी, इसकी पावर 0 0 और इसकी पावर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मेंशन किया हुआ है a⁻4n, तो वो क्या बन जाएगा आयोटा की पावर 4n 0 0 और आयोटा की पावर 4n। एक स्टेटमेंट होती है, रिजल्ट होता है इफ़ A इज़ ए डायगोनल मैट्रिक्स देयरफॉर a⁻4n इज़ ऑल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स। इज इट क्लियर?
तो ए रेस टू पावर, देखो आयोटा की पावर 4 और उसकी पावर n, तो आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1, 1 रेस टू पावर n कितना होता है 1 0 0, और ये कितना है आयोटा रेस टू पावर 4 1, 1 रेस टू पावर n 1। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, तो ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 1 0 0 1, आंसर सी होगा। ठीक है, अब हम लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 और डिटरमिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं ए और बी का डिटरमिनेंट करना चाहूँ तो वो हो जाएगा ए का अलग से और बी का अलग से। ये भी 0 के इक्वल नहीं है और ये भी 0 के इक्वल नहीं है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई भी 0 के इक्वल नहीं आएगी। भाई अगर इन दोनों में से 0 कब होगा, जब या तो ए 0 हो या बी 0 है, दोनों 0, लेकिन दोनों ही 0 नहीं है, इसका मतलब इसका रिजल्ट भी 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए और बी हमारे पास क्या होंगे, नॉन सिंगुलर होंगे, क्योंकि ए और बी का डिटरमिनेंट भी क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन बनती है, ए और बी सिंगुलर नहीं हो सकते क्योंकि 0 नहीं आ रहा। ए इंटू बी का इन्वर्स, ए इन्वर्स ये ऐसे नहीं होता, ए इंटू बी का इन्वर्स क्या होता है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स ये होता है। और कह रहा है ए इंटू बी का इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ए इंटू बी हमारे पास क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू आ रहा है उसका डिटरमिनेंट, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर 0 आ जाता तो एग्जिस्ट नहीं करता, या सिंगुलर होता तो भी, दोनों ये दोनों बातें सेम है। ठीक है, ये दोनों बातें सेम है, दोनों डिफरेंट नहीं है, तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 9th की तरफ। देखो 9th क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ़ ए 0 0 0 a 0 0 0 a देन द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। अब हम जानते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट की पावर n-1। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यहाँ से a आएगा, इसके इधर इसको इधर हो जाएगा a² और ये सारे 0 हो जाएंगे, तो इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा a³। तो डिटरमिनेंट कितना है यहाँ से a³ और 3n-1 कितना है, डिटरमिनेंट कितना है यहाँ से a³ और n-1। अब n कितना है, ऑर्डर इसका है 3/3, ऑर्डर कितना है 3/3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3-1, तो हो जाएगा a³ रेस टू पावर 2, तो हो जाएगा 3 2 जा 6, a रेस टू पावर 6। तो ये हमारा a रेस टू पावर 6 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। तो 9 क्वेश्चन हो गए।